हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हम करवा रहे हैं तैयारी 2024 फाइनल एग्जाम की, और ये सामाजिक विज्ञान का तीसरा वीडियो, और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नेपोलियन, रूसो या दिदरो या वॉल्टेयर? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो बोला जाता है बच्चों, ये रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? ठीक है, निम्न में से कौन सी वस्तुओं पर बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था? तो चावल और गेहूं, चाय और रेशम, नमक और तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था, अप्रत्यक्ष कर बच्चों, ये नमक और तंबाकू में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा नंबर पे, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें से निम्न में से कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? ठीक है, तो लेनिन जो अपना मांग को रखा था, उनमें से बताना है कि कौन सा मांग है ना, ये चारों में से कौन सा मांग जो था वो शामिल नहीं था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्धों को समाप्त किया जाए, किसानों को सारी ज़मीन वापस की जाए, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये जो मांग था ये नहीं शामिल था उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन जो कहलाता है बच्चों, ये सोवियत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन सोवियत कहलाता है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर अच्छे से याद कर लेना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जो 5वां नंबर सवाल है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? ठीक है, तो धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान या ब्रिटेन, फ्रांस, रूस? ठीक है, तो धुरी शक्तियां जो बोला जाता था बच्चों, ये जर्मनी, इटली, जापान को बोला जाता था। ठीक है, जब देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, और इसमें पूरे विश्व दो भागों में बट गया था, दो जुट में बट गया था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो और दोनों के बीच काफी लड़ाई थी। तो इनमें से धुरी शक्तियां के बारे में पूछा गया है, तो धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, आगे देखो 6 नंबर सवाल, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि या कुस्तुमिनिया की संधि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि ही द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ठीक है, और ये वर्साई की संधि कब हुआ था बच्चों? तो ये जून में, ठीक है, जून 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में, तो याद रखेंगे। ठीक है, 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्साई की संधि जून 1919। आगे देखो, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ठीक है, तो 1864 में वन सेवा का स्थापना किया गया था। तो ये किसने किया था, कौन भारतीय ने किया था बच्चों? ठीक है, तो ये किया था ब्रांडिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल ऐसे भी आप लोगों को पलट सकता है कि वन सेवा की स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1864। ठीक है, 1864 ईस्वी को। ठीक है, वन सेवा की स्थापना किया गया था। आगे देखते, कलांग कौन थे? ठीक है, तो कलांग कौन थे बच्चों? तो कलांग जो थे ना, ये चरवाहा था, नहीं सॉरी, कुशल लकड़हारे। ये कलांग जो थे ये कुशल लकड़हारे थे, और ये झूम खेती करने वाला समुदाय था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, बुग्याल क्या है? ठीक है, तो बुग्याल क्या है बच्चों? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, निचले हिस्सों के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, या तटीय मैदान या रेगिस्तानी इलाका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदान। ठीक है, और ये कहाँ पर है बच्चों? ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास के मैदान, ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। ठीक है, और ये 8 से 10 हजार फीट ऊपर है। ठीक है, तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास में बुग्याल है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है?
तो दुनिया की आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो अफ्रीका में रहता है। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो चरवाहा है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो चरवाहा है वो अफ्रीका में है। आगे देखिए 11 नंबर सवाल, निम्नांकित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन समकालीन का दुनिया का सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो ये लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन होता है। यहाँ पे लोग अपने अपने मर्जी से सरकार को चुनते हैं। तो ये जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय शासन है, ठीक है, सबसे लोकप्रिय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा देश कैसा है? लोकतंत्री है ना। चलिए आगे देखो, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ठीक है, तो लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। हाँ, ये बिल्कुल है, पक्ष में है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। ठीक है, लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता। ओ सोट। ठीक है, तो लोकतंत्र नागरिक को, आम आदमी को सम्मान नहीं बढ़ाता है। लोकतंत्र तो सभी को सम्मान देता है। तो ये जो है बच्चों, ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी 12 का। आगे देखो नेक्स्ट सवाल, संविधान की आत्मा किसे कहते? काफी लॉलीपॉप सवाल है बच्चों। ठीक है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव जो था ये सबसे महत्वपूर्ण था? तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। झारखंड के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, झारखंड के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 82। कितना है? 82। 81 जो है बच्चों निर्वाचित है और एक जो है ये मनमोनित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 81 + 1। ठीक है, तो 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, याद रखना 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? चलिए बताइए फटाफट आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर। ठीक है, अभी के राष्ट्रपति हमारा कौन है? ठीक है, ये हमारे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका कमेंट करके कि अभी जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? ठीक है, तो 2 सदन है, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, एक लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के खिलाफ का अधिकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, जो संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार में है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार में कौन नहीं आता है? समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है, लेकिन जातिगत भेदभाव का अधिकार जो है ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी हमारे जो अधिकार दिए गए बच्चों मौलिक अधिकार वो 6 हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा, सवाल ऐसे भी आ सकता है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 1 2 4 5 6 इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 था, पहले जो था ये 7 था, लेकिन एक जो है वो हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को अभी हटा दिया गया है, तो 6 अधिकार मौलिक अधिकार हम लोग को मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे भी सवाल हो सकता है आप लोगों को घुमाने के लिए कि निम्न में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया, तो वहाँ पे संपत्ति का अधिकार भी ऑप्शन में रहेगा, तो वो भी आप याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4%। कितना प्रतिशत? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का अगर 100% है तो मात्र 2.4% ही क्या है? हमारा भारत है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो कौन जो है ये बर्फ से हमेशा का हमेशा ढका रहता है बच्चों? तो ये महान हिमालय जो है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। याद रखिएगा।
उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी जो मैदान है, उत्तरी मैदान ये कौन सी नदी से बना है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तरी मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है बच्चों, ये होती है वर्षाकालीन जल प्रवाही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 25 नंबर सवाल, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाला झील मतलब जो लवण है, नमकीन है, वो कौन सा झील है बच्चों? तो ये सांभर झील। सांभर झील जो है ये लवणीय जल वाली झील है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ठीक है, तो जलवायु को कौन प्रभावित नहीं करता? अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन, या फिर मौसम समाचार। तो देखिए अक्षांश भी तो हमारा जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई भी और वायु दाब और पवन भी करता है, लेकिन मौसम समाचार ये हमारे ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में वर्षा ऋतु कब आती है बच्चों? तो ये जून के प्रारंभ में आती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी जो है ये कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? तो ये कंटीले वन और झाड़ियों क्षेत्र में नागफनी, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है कटीले वन और झाड़ियों क्षेत्र में नागफनी वनस्पति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, ये गलत कह रहा है। पुरुषों की संख्या महिला से कम है, पुरुषों की संख्या महिला से कम है, मतलब कि पुरुष नीचे महिला ऊपर। आगे देखते हैं, महिला की संख्या पुरुष से कम है, महिला की संख्या पुरुष से कम है, ये गलत कह रहा है। महिला की संख्या पुरुषों से अधिक है, पुरुषों से अधिक, मतलब कि देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी और डी जो है एक ही चीज़ लिखा हुआ है बार बार। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम में सही करके रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएँ कौन है? ठीक है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है? जनसंख्या कभी बढ़ता है कभी घटता, कैसे? तो मृत्यु दर से, ये सही कह रहा है, मृत्यु जन्म दर से भी, ये भी, और प्रवास से भी, है ना। तो उपयुक्त तो तीनों जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बच्चों वीडियो मज़ा आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है आपको, हर क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और चूंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते तो अभी फटाक से याद दिला रहे हैं, लाइक कर दो। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि इसी तरीके का आपको तैयारी करवाया जाएगा जिस तरीके से अभी चल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहला आवश्यकता क्या है बच्चों? सबसे पहला क्या आवश्यकता है? तो भूमि। सबसे देखो, हम लोग कोई भी चीज़ उत्पादन करने के लिए क्या ढूंढते हैं? तो भूमि। अगर भूमि नहीं है तो कोई चीज़ को उत्पादन नहीं कर सकते हो तुम। ठीक है, भूमि रहेगा तब तो सबसे पहला जो आवश्यकता है वो भूमि है। बाद में आपका श्रम हो जाएगा, है ना, ये भूमि आपका पहला हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा श्रम, और तीसरा हो जाएगा भौतिक पूंजी। ठीक है, और उसके बाद फिर चौथा हो जाएगा मानव पूंजी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी का? तो भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव पूंजी दोनों। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मानव पूंजी और कार्यशील पूंजी। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं है, परिवहन, दुकानदारी, लघु निर्माण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी गैर कृषि है, परिवहन हो चल रहा है, गाड़ी घोड़ा, है ना, दुकानदारी भी हो रहा था पालमपुर में, लघु निर्माण मतलब छोटे छोटे फैक्ट्री वगैरह। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? गैर कृषि, मतलब कि कृषि से अलग है। कृषि तो उपजाऊ करता है कोई भी चीज़ को, लेकिन ये अलग है कृषि, गैर कृषि इसी को कहते हैं, जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, उस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। अच्छा, किस प्रकार की जनसंख्या जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति है, एसेट्स है। ठीक है, फायदेमंद है। तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या, आकार्यशील जनसंख्या, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो जनसंख्या है, जो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, तो वो साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, जो पढ़ा लिखा जो जनसंख्या है, और जो स्वास्थ्य जनसंख्या, जो मतलब बीमारी उमारी नहीं है, जो एकदम स्वस्थ है। ठीक है, तो वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। जनसंख्या जो है वो परिसंपत्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं?
तो निम्नांकित में से किनमें निवेश के मानव संसाधन के उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं? तो लघु एवं बृहद उद्योग, परिवहन एवं संचार, शिक्षा एवं चिकित्सा या बैंकिंग का व्यवसाय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि किनमें निवेश करने, निवेश मतलब इन्वेस्ट, किनमें इन्वेस्ट करने से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा, है ना। तो शिक्षा एवं चिकित्सा, अगर आप मानव को शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे और चिकित्सा देंगे, यानी कि आपका हॉस्पिटल वगैरह मतलब अच्छा सुविधा देंगे, तो उससे हमारा मानव संसाधन होगा ना वो पावरफुल बनेगा। ठीक है, तो किन में निवेश करना चाहिए? तो शिक्षा और स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा में हम लोग को निवेश करना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग का मानव संसाधन अच्छा होगा। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है तो सबसे अधिक है बच्चों। भारत में ना निर्धन जो है, गरीब बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो निर्धनता रेखा जब हम देखते हैं बच्चों, तो भोजन की आवश्यकता, हाँ इस पर विचार करते हैं कि हमारे देश में भोजन पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है। चिकित्सा आवश्यकता, हाँ हमारे देश में कितने हॉस्पिटल वगैरह हैं, गांव में है कि नहीं है, तो उन पे भी हम लोग देखते हैं। मनोरंजन आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता, तो बच्चों हम लोग भोजन आवश्यकता को देखते हैं, चिकित्सा आवश्यकता को देखते हैं, वस्त्र आवश्यकता को देखते हैं कि सभी के पास कपड़े वगैरह है कि नहीं, लेकिन मनोरंजन आवश्यकता को हम लोग इसमें नहीं डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे भारत में कितने निर्धन है, कितने गरीब है, तो मनोरंजन आवश्यकता को हम लोग नहीं देखेंगे कि वो क्रिकेट खेलता है कि नहीं, वो फुटबॉल खेलता है कि नहीं, वो सब चीज़ को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको चिकित्सा सेवा हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा मिल रहा है कि नहीं, उसको वस्त्र मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ को देखेंगे। उससे हम लोग उस पर हम लोग विचार करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मनोरंजन आवश्यकता को हम लोग विचार नहीं करते निर्धनता को निर्धारित करते समय। ठीक है, आगे देख लें बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक जो है ना बच्चों, ये सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब सरकार द्वारा जो अनाज का भंडार है उसी को हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ इसमें देखें बच्चों, तो सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता को ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। मतलब सभी लोगों को भोजन की उपलब्ध होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए भोजन। ठीक है, तो इसी को हम लोग खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट सवाल रहा बच्चों, जो 40वां सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनाजों का निर्यात, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ की जमाखोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का खाद्य सुरक्षा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, तो ये तब बच्चों आप लोगों का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, और ये था आप लोगों का सेट 3। ठीक है, सोशल साइंस का सेट 3 था। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को सेट 1 सेट 2 अपलोड हो चुका है, तो आप उसे नहीं देखे हैं तो अब जाकर देख लेंगे। ठीक है, अब अगर सेट 3 को देख लिए तो सेट 1 सेट 2 को जरूर से जरूर देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि 2024 फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, मैथ का लगभग 7 से 10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको चैनल पे बने रहना है और सभी मॉडल पेपर को आपको देख लेना है। साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। अभी भी आप लोगों को चैनल पे अपलोड हो चुका है साइंस और मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन, इसी तरीके से सोशल साइंस का भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को चैनल पे बने रहना। आप जाकर प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो, प्लेलिस्ट में क्या क्या अपलोड है वो आप देख लेंगे और अपना एग्जाम 2024 को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और घंटी का बटन को जरूर दबा लेना। ठीक है, इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, जो पुराने बच्चे उन्हें तो पता है, आप नए अगर आए हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा इसमें मिलने वाला है। एक नेक काम जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, इस मिशन 2 को पूरे के पूरे झारखंड में बता देना है कि मिशन 2 एक चैनल है जो कि अच्छे से तैयारी करवाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप मोर वाले ऑप्शन में जा करके क्लिक करके वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घुस के वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे, और वहां बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर को लेकर। थैंक यू सो मच।